Yeah. Welcome back बच्चों, this is 38th video of 12th physics, okay? Still continuing current electricity, है ना? लेकिन current electricity में अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो पिछले EMF वाले भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है? एक नई चीज समझते हैं आज, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। मैंने पहले भी बोला है तुम्हें कि तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे अपन, एक तो किरचॉफ्स लॉस, एक व्हीटस्टोन ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ्स लॉस से। किरचॉफ्स लॉस, ठीक है? अब किरचॉफ्स लॉस की पहले तो जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं होता। जैसे आप सिंपल अपन ये वाला सर्किट ही देखिए, अगर मैं इसको 5, 10, 20, 15, 10 ऐसे कर दूं, ठीक है? तो अब इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है ना, क्योंकि ये और ये बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब बीच में ब्रांचिंग हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन क्या सॉरी ब्रांचिंग हो गई, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, फिर ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, फिर कोई पैरेलल में नहीं है। तो ऐसे सर्किट्स को, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमें दूसरे तरीके निकालने। उन दूसरे तरीकों में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? ऐसे एक है किरचॉफ्स लॉस। अपन को सिर्फ किरचॉफ्स लॉ स्टडी करना है, ठीक है? तो किरचॉफ्स लॉस आर टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, ओके, है ना? 12th लेवल के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, सिंपल अपने को दोनों लॉज लगा के सर्किट को सॉल्व करना है। किरचॉफ के दो लॉज हैं, दोनों लॉज जो हैं दे आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब तक न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आएगी तब तक हम कंजर्वेशन ऑफ मास को अपनी जगह, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अपनी जगह वैलिड मानेंगे, ठीक है? हम ये मान के चल रहे हैं कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? अब दो लॉज है। पहला लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ और जंक्शन रूल और नोड रूल, ठीक है? और सिंपली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है? और इसको केसीएल से, जनरली ये केसीएल के नाम से फेमस है, ठीक है? तो किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन रूल और नोड रूल, और सिंपली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, केसीएल बोलेंगे इसको, ठीक है? अब नोड या जंक्शन क्या होता है? जैसे कोई सर्किट है, सपोज वैल्यूज में ऐसे ले रहा हूं कि मान लो यहां से 10 एम्पियर करंट जा रही है, इधर 4 एम्पियर गई, तो इधर 6 एम्पियर जाएगी, ये 6 एम्पियर वापस यहाँ आएगी, ये 4 एम्पियर यहाँ आएगी, 6 एम्पियर सभी, इधर से 4 एम्पियर आएगी, तो टोटल वापस से 10 एम्पियर। जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट इज फॉर एनी नोड और जंक्शन ऑफ नोड और जंक्शन ऑफ सर्किट। क्या है? दीज पॉइंट्स आर नोड और जंक्शंस, क्योंकि यहां ब्रांचिंग हो रही है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देखो दो पार्ट्स में, तो दीज आर नोड्स और जंक्शंस ऑफ सर्किट। दिस पॉइंट इज नॉट अ नोड और जंक्शन। ये तो अपन ने जबरदस्ती ऐसा भाई सिस्टमैटिक बनाने के लिए, वरना मैं इसको ऐसे ही बना सकता था कि सीधे यहां जोड़ देता इसको, तो लगता अजीब सा, इसलिए अपन ऐसा ड्रॉ नहीं करते, है ना? अदरवाइज दिस इज
तो हमेशा ड्रॉ तो अपन ऐसे ही करेंगे, बट दिस इज नॉट अ नोड और जंक्शन, दिस इज नॉट अ नोड और जंक्शन, ओनली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर नोड्स और जंक्शन। सर्किट के किसी भी पॉइंट पे जहां पे ब्रांचिंग होगी दैट इज अ नोड और अ जंक्शन, है ना। पूरे रेलवेज में इसी प्रिंसिपल्स पे जंक्शन बोलते हैं। जैसे कोटा इज अ जंक्शन, कोटा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली बॉम्बे ट्रैक तो है ही, एक तरफ दिल्ली एक तरफ मुंबई, यहां से अपन बीना के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स एमपी। इसके अलावा यहां से अपन बूंदी यानी टुवर्ड्स उदयपुर भी जा सकते हैं। तो यहां आके कोई अपना पाथ चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो टुवर्ड्स दिल्ली जाए, उसको जिधर जाना हो तो यहां आके वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कोटा इज अ जंक्शन। कोटा के आगे अपन कोई नेक्स्ट स्टेशन ले लेते हैं छोटा सा, जैसे सपोज करो लाखेरी, लाखेरी सुना होगा शायद तुम लोगों ने, है ना, जो लोकलॉइड नहीं है कोटा के उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन लाखेरी दिल्ली की तरफ कोटा के आगे एक छोटा सा स्टेशन है। अब वहां कोई ब्रांचिंग नहीं, वहां जाके अपन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज अ सिंपल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऐसे ही उसके आगे चले जाओ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर इज अगेन अ जंक्शन, क्योंकि वहां जयपुर के लिए रास्ता कटता है, ठीक है। दैट इज व्हाई सवाई माधोपुर इज अ जंक्शन। तो पूरे रेलवेज में जंक्शन इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं कि जहां भी ब्रांचिंग हो रही हो दे आर जंक्शंस, ओके, ठीक है। अब लॉ बहुत सिंपल है, लॉ तुम लोगों को ऑलरेडी आता है, इनफैक्ट किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब ऑब्वियस समझ के कि 10 में से 6 इधर गया तो 4 इधर जाएगा ही जाएगा, या 4 इधर गया तो 6 इधर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो लॉ यही है कि किसी भी जंक्शन या नोड पे टोटल करंट हमेशा 0 होगा, यानी जितना आएगा उतना जाएगा। द algebraic sum of the currents meeting at a junction or node in a circuit is always 0, ठीक है। इसको देखो स्टेप्स में लिखते हैं आपने। सबसे पहला पॉइंट, KCL is for any node or junction of circuit, ठीक है। दूसरा, it is based on, भाई जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। अब करंट है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी नोड पे जितना एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है उतना ही एक्स्ट्रा चार्ज रिलीज भी हो रहा है, यानी नेट चार्ज हमेशा 0 है उस पर्टिकुलर नोड का। तो दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तीसरा, it states that the algebraic sum of currents meeting at a junction or node in a circuit is always 0, ठीक है। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और फॉर एनी नोड और जंक्शन ऑफ सर्किट, टोटल इनकमिंग करंट is equal to total outgoing current, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स लिख लेना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, है ना। अभी एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है साइन कन्वेंशंस। फोर्थ पॉइंट इज साइन कन्वेंशंस। किसी भी नोड या जंक्शन के रिस्पेक्ट में इनकमिंग करंट को तो पॉजिटिव लेंगे
और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिखोगे, तो साइन कन्वेंशन क्या लिखोगे? इनकमिंग करंट is taken positive and outgoing current is taken negative. ठीक है, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेंगे, यानी ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5। तो अपन लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन नेगेटिव, और I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज फॉर एनी नोड और जंक्शन ऑफ सर्किट। बचपन से पता है अपने को, जब से करंट पढ़ रहे हैं, कि जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी, वही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करके अपन सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। अगर अपन मतलब एक क्वेश्चन से समझना चाहें, हालांकि बहुत ही सिंपल है, कि सपोज करो कि ये एक पूरा सर्किट है, इसमें यहाँ से यूं गया, यहाँ से यूं, ये ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, ऐसे कर दो। यहाँ से 50 एम्पियर करंट डाल दो, यहाँ 10, सपोज यहाँ 10 गई, और यहाँ का पूछ लेंगे तो इट इज 40 एम्पियर। यहाँ 20 डाल दो तो यहाँ भी 20 होगी। यहाँ 10 में से इधर 5 गई, इधर 2 गई, तो इधर का पूछ लेंगे, तो 10 5 2 तो यहाँ 3 जाएगी। फिर 20 इधर गई, सपोज इधर 10 गई तो इधर 10 जाएगी, है ना। दोनों में से एक पक्का गिवन होगी, वरना कैसे फाइंड करेंगे। फिर 10 में से सपोज 6 इधर गई तो 4 इधर जाएगी, है ना। ये 20 गई, मान लो इधर 7 एम्पियर चली गई तो इधर 13 एम्पियर जाएगी। 13 में से सपोज इधर चली गई 3 एम्पियर, इधर 10 जाएगी। 10 में से सपोज इधर चली गई कुछ भी ले लो 8 एम्पियर, तो इधर 2 एम्पियर। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज किया, ठीक है। 50 40 20 20 7 13, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट लॉ यूज करके अपन ने करंट डिवाइड कर दिया। किसी भी नोड या जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ और केवीएल सिंबल और किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है, या फिर लूप रूल। This is also called loop rule. अब किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है ना, इट इज फॉर एनी लूप और क्लोज पार्ट ऑफ अ सर्किट, ठीक है। जैसे ये जो सर्किट बना हुआ है राइट के अंदर, इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट में ये एक लूप है, वहीं से घूम के वापस वहीं आ सकते हैं, तो दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप। 3 लूप्स हैं इसमें, एक ये और एक ये पूरा, 3 लूप्स हैं, ठीक है। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है या वोल्टेज लॉ जो है,
It is for any loop or closed part of a circuit. It is for any loop or closed part of a circuit. ठीक है, तो पहला पॉइंट KVL is for any closed part or KVL is for any closed part or loop of circuit. दूसरा पार्ट it is based on energy conservation. It is based on energy conservation. ठीक है, अभी देखो लॉ समझते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज पार्ट ऑफ सर्किट का नेट वोल्टेज हमेशा जीरो, यानी जितना वोल्टेज हमें मिलेगा उतना का उतना ही खर्च होगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक तरीके से किसी भी क्लोज पार्ट ऑफ सर्किट की नेट एनर्जी जीरो होगी पर यूनिट चार्ज। That is voltage, है ना? That is why it is based on energy conservation. तो Kirchhoff's second law is based on energy conservation. Strictly दिमाग में रखना, ठीक है? Again, it states that इसका सिस्टमैटिक तुमको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। It states that the algebraic sum of EMFs and product of resistances, product of resistance and current flowing through them for any closed part of circuit or loop is always zero. ठीक है, this is statement. The algebraic sum of EMFs and product of resistances and current flowing through them for any closed part of circuit or loop is always zero. और करके the net voltage of any closed part of circuit is always zero. The net voltage of any closed part of circuit is always zero. This is Kirchhoff's second law. ठीक है, अब साइन कन्वेंशंस। अब 4 साइन कन्वेंशंस हैं इसमें, है ना भाई? अपन ने क्या बोला कि EMF and the sum of resistances and the product of resistances and currents flowing through them. तो हम किसको तो वोल्टेज मिलना मानेंगे और किसको खर्च होना मानेंगे। उसके लिए 4 कन्वेंशंस हैं। जब भी हम किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है? तो इसको ड्रॉप कंसिडर करेंगे, माइनस आएगा, यानी खर्च कंसिडर करेंगे। खर्चा हो गया इतनी वोल्टेज खर्च हो गया। जब भी हम किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं,
एक्चुअली ये अपोजिट जाने का मतलब क्या है, हमें इक्वेशंस लिखने के लिए लूप में मूव करना पड़ेगा। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तब तो ड्रॉप, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तब उसको राइज कंसिडर करेंगे, प्लस आ गया, इट इज राइज। ठीक है, ऐसे ही किसी सेल के थ्रू जिस डायरेक्शन में सेल करंट दे सकता है, अगर हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे इसके थ्रू करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो, चाहे चार्ज हो रहा हो चाहे डिस्चार्ज हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने मूवमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस सी राइज, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस सी ड्रॉप कंसिडर, है ना। ये 4 साइन कन्वेंशन, ड्रॉप राइज राइज ड्रॉप। ठीक है, हालांकि इस मतलब कोई सीक्वेंस मतलब ये चीज ध्यान रखनी है ना। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे उससे क्लैरिटी आएगी। तो साइन कन्वेंशंस में ये चारों साइन कन्वेंशंस बनाओ। ठीक है, अब इसको अपन क्वेश्चन से समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। कि सपोज करो कि एक सर्किट है, ये 2 वोल्ट 1 ओम और ये 1.5 वोल्ट और सपोज 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और इसको मान लो कितना हो गया 3.5 3.5। ठीक है, इस सर्किट की करंट फाइंड करनी है हमें यूजिंग किरचॉफ्स लॉस। तो अब फर्स्ट लॉ तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि एक ही सर्किट है और दिख रहा है हमें कि 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट से बड़ा होगा, तो हम 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट ले लेते हैं। यानी इस सर्किट में करंट कंसीडर कर लो इस डायरेक्शन, आई करंट कंसीडर कर लो। अब वो थ्रू आउट सेम रहेगी क्योंकि सीरीज सर्किट है। ठीक है, अब किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और घूम के वापस वहीं आ जाओ, और जो जो चीजें पड़ती जाए बीच में उनको इसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ। मैं साइड में बना रहा हूं, अगर ऐसे जा रहे हैं तो माइनस आई आर, अगर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई आर, सेल के थ्रू नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस सी, सेल के थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस। ठीक है, अब किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो, घूम के वापस वहीं आ जाओ। मैं यहां से स्टार्ट करूं और यहां से यूं आऊं। सबसे पहले पढ़ा सेल, वोल्टेजेस लिखनी है हमको। ठीक है, सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, और सेकेंड लॉ क्या करता है कि नेट वोल्टेज ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। सबसे पहले पढ़ा सेल, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -1.5, फिर आया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो -1.5 करंट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -0.5 आई आर वोल्टेज, फिर अगेन रेजिस्टेंस आ गया, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1 आई। ठीक है, फिर सेल आया, सेल पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +2,
वोल्टेजेस लिख रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस आया, बीच में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, सीधे रेजिस्टेंस आया तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -3.5 इक्वल टू 0 है ना। वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहाँ कुछ भी नहीं है देखो, तो वापस यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो -3.5 सबका सम इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5i प्लस के 0.5 इक्वल टू 0। तो माइनस के 5i इक्वल टू माइनस के 0.5, तो I is 0.1 एम्पियर। ठीक है, इस सर्किट का करंट कितना आएगा, 0.1 एम्पियर, है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने ये डायरेक्शन ऑपोजिट भी ले लिया होता सपोज, तो अपने आप I नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हें ये सब नहीं सोचना है ना। यहाँ तो दिख रहा था तो मैंने एक डायरेक्शन ले लिया, लेकिन अगर सपोज कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसमें पता ही चल रहा है कि करंट होगी किधर फ्लो, तो अपनी मर्जी से कोई सा भी एक डायरेक्शन है। अगर एक्चुअल में करंट उसके ऑपोजिट जा रही होगी, तो हम क्या, अपने आप I क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इतने टाइम है कि एक और क्वेश्चन करने का? अच्छा चलो कल करेंगे बच्चों, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं तुम्हें और क्वेश्चंस। इसी पे बेस 3-4 क्वेश्चंस करा के तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। बाय बच्चों। वेलकम बैक बच्चों, दिस इज 39th वीडियो ऑफ 12th फिजिक्स। किरचॉफ्स लॉज ही कंटिन्यू करते हैं अपन। किरचॉफ्स लॉज पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं 4-5। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, है ना, लिख लेना। इन द सर्किट गिवन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B. Assume that both the batteries have zero internal resistance. सर्किट ये है देखो, एक तो 12 वोल्ट का सेल है, ठीक है, और दूसरा 8 वोल्ट का सेल है, ये वाला रेजिस्टेंस 1.2 ओम दे रखा है, ये 0.8 ओम दे रखा है। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। क्वेश्चन में एक बार और लिख देता हूं। इन दिस सर्किट find the potential difference between the points A and B. Assume that both the batteries have zero internal resistance. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। एक करंट कंसीडर कर लो यहाँ पे आएगा ऐसे, पूरे सर्किट में आई करंट कंसीडर कर लो, यहाँ से स्टार्ट हो, घूम के वापस यहीं आ जाओ, तो -1.2i प्लस 12 -8। अच्छा, 4 कन्वेंशंस लिख देता हूं दोबारा। अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के डायरेक्शन में जाओ तो ड्रॉप, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के ऑपोजिट जाओ तो प्लस आएगा, सेल के थ्रू नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ प्लस सी, सेल के थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ तो माइनस, है ना। तो ये चारों कन्वेंशन फॉलो करते हुए यहां से स्टार्ट हुए, घूम के वापस यहीं आ गए। सबसे पहले रेजिस्टेंस पड़ा, करंट की डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं अपन, -1.2 है प्लस 12 -8 पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, प्लस के सॉरी माइनस के क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0.8 है इक्वल टू 0, क्योंकि वापस हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, 4 - 2i = 0,
है 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना, तो V इक्वल टू E प्लस आई माइनस आई, सॉरी E माइनस आई, माइनस कितना, I is 2, R is 1.2, तो 12 minus 2.4, 9.6 volt is the voltage A B के पास। इधर से फाइंड करो, तो ये वाले सेल के थ्रू करंट देखो ऑपोजिट जा रही है, तो VAB E प्लस आई, तो अगेन 9.6, वैसे ही पैरेलल में जो वोल्टेज है सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, क्वेश्चन दे रखा है ये 10, ये 10, ये 12, तीनों दो, ठीक है, और ये भी दो। ये क्वेश्चन, इसमें फाइंड करना है व्हाट इज करंट इन 2 ओम रजिस्टर, इस वाले रजिस्टर का करंट फाइंड करना है। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच बैटरी, दोनों बैटरीज का टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्या करो, सर्किट को रीड्रॉ करो और ये रेजिस्टेंसेस यहाँ सीरीज में बनाओ। कितना नाम रेजिस्टेंस मिल जाए, मिटाते 3 ओम, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, यहां से मैं I1 करंट निकाल देता हूं, यहां से I2, दोनों बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकाल दें, टोटल हो जाएगी I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये I2, ये I1, ये I1। अब इस सर्किट में 2 अननोन्स हैं I1 और I2, तो 2 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगे, है ना। 2 अननोन्स हैं, देखो I1 एंड I2, तो अपने को 2 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। 2 इक्वेशंस के लिए 2 लूप्स हैं, इसमें 3 लूप्स हैं देखो, एक तो ये ऊपर वाला, एक ये वाला और एक पूरा, तो कोई से भी 2 लूप्स है। मैं एक ये ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं, यहां से स्टार्ट हो, घूम के वापस यहीं आ जाओ, ऐसे यहां से स्टार्ट हो, घूम के वापस यहां आ जाओ। इसको लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। लूप 1 की इक्वेशन, ये चारों कन्वेंशन ध्यान में रखते हैं। यहां से स्टार्ट हो, -3I1 प्लस 10 -12, यहां से गई हूं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -IR देखो, तो -3I1, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस, तो +10, फिर यहां से यूं है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -12, ठीक है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -12। फिर पड़ा 2 ओम, इसमें करंट इधर जा रही है, अपन इधर जा रहे हैं, तो +2I2 इक्वल टू 0, तो -3I1 प्लस 2I2 प्लस -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन। अगेन यहां से स्टार्ट हो, घूम के वापस यहीं आ जाओ। सबसे पहले पढ़ा 2I2,
फिर +12 -2, ये I1 प्लस I2 करंट है, -2 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 0, है ना। फिर रिपीट करवाने वाली लूप 2 की इक्वेशन, लूप 2 -2 I2 क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, +12 -2 I1 प्लस I2, है ना, और वापस यहीं आ गया तो इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो उसको, -2 I2 प्लस 12 -2 I1 -2 I2 इक्वल टू 0। -2 I1 -4 I2 इक्वल टू -12, -2 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू -12, तो I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 6, 2 हटा दिया सब। अब दो इक्वेशंस हो गई, है ना, इन दोनों को सॉल्व करो और I1 और I2 की वैल्यूज निकालो। जैसे I1 और I2 की वैल्यू दे देंगी, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू जो I1 और I2 की वैल्यूज आए वो पुट करना इनटू 2, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनल वोल्टेज, इसके थ्रू भी V इक्वल टू E माइनस IR, इसके थ्रू भी V इक्वल टू E माइनस IR, I की वैल्यू जो आए वो पुट करना, ठीक है। प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस। हमें नहीं पता कि इसके थ्रू करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, इसके थ्रू ऐसे या ऐसे, है ना। हमने तो अपनी मर्जी से अज्यूम कर ली, अगर करंट नेगेटिव आ रही है तो इट मींस जो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया उससे एक्चुअल में करंट ऑपोजिट है ना। तो V इक्वल टू E माइनस IR में पुट करना है अपने को, I प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं अपन। एक एनसीईआरटी का पेज है 116, पेज 116 पे एग्जांपल 3.6, ठीक है। इसके आगे का तुम्हें कंटिन्यू करना है। पेज 116 एग्जांपल 3.6, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इस क्वेश्चन में एक क्यूब है, इस क्यूब के इन दो वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस अपने को इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 10 वोल्ट की रखी बैटरी है ना, और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1 ओम। तो अभी अपन इसका ये 1 ओम दे रखा है, लेकिन अपन जनरलाइज करके RR लिख देते हैं इसको, इसको भी अभी E ले लेंगे, है ना। आपने को किरचॉफ्स लॉज और सिमेट्री यूज करके इसका मान लो ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस क्यूब का, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, ये क्यूबॉइड है ना। सपोज करो कि 6I करंट यहां से एंटर कर, इस करंट को A से B तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, या तो इधर चली जाए, या इधर चली जाए, या इधर चली जाए। मतलब या नहीं, मतलब इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अगर अपन इस वाले रास्ते को देखें तो
बहुत ध्यान से मेरे उंगलियों का मूवमेंट देखना, पैन का मूवमेंट। यहां से एक रास्ता तो ये है, ए से बी पहुंचना है, एक रास्ता ये है। इस वाले रास्ते में भी 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इस वाले रास्ते में भी 3 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर इधर गई करंट, जो करंट इधर जाएगी उसका ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। दोनों में देखो फिर से 3R रेजिस्टेंसेस है। अगर करंट इधर जाएगी, जो करंट इधर जाएगी उसका एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है ना। इसमें भी 3R रेजिस्टेंसेस है। सारे रेजिस्टेंसेस एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। सारे 5, फिर बोल रहा हूं, सारे 5 एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। सब में जो रेजिस्टेंसेस पड़ रहे हैं वो 3R है। तो इसका मतलब बिल्कुल सिमेट्री है। तो ये करंट 6I यहां से 2I और 2I में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये 2I यहां पहुंचेगी, इसको यहां से यहां तक पहुंचना है। तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये भी 2R, ये भी 2R। ठीक है, तो इधर आई, इधर भी आई, क्योंकि 2I 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ये 2I यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है, तो दोनों रास्ते एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। इधर आई, इधर आई, यहां तक आई, यहां तक आई। ऐसे ही ये 2I यहां पहुंचेगी, इसको यहां से यहां पहुंचना है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, फिर से 2R। ठीक है, तो ये 2I फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I। ठीक है, अब देखो, नोटिस करो, इधर से I आई, इधर से I आई, टोटल 2I। इधर से I, इधर से I, टोटल 2I। ऐसे ही देखो, इधर से I, इधर से I, टोटल 2I। 2I क्या हो जाएगा, 6I। देखो 6I आई थी, 6I चली गई, है ना। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया अपन ने यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ प्लस सिमेट्री, है ना। इसमें सिमेट्री यूज किया अपन ने। अगर ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। फिर एक बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, सारे करंट्स अलग अलग होंगे, कोई सिमेट्री यूज नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए जाते इसीलिए। अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहां तो अब एक ही अननोन आई, है ना, क्योंकि सिमेट्री यूज कर लिया अपन ने, तो एक लूप कंसीडर कर रहा हूं बस, बाहर से। यहां से स्टार्ट हो, यूं जाओ और घूम के वापस बन जाओ। सबसे पहले प्लस C, -2IR, -IR, -2IR इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5IR। ये इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इस पूरे क्यूबॉइड को हटाओ और इस क्यूबॉइड की जगह A और B पे, A और B तो वहीं के वहीं है, इस पूरे की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दो कैपिटल, और यहां से 6I करंट, ठीक है। देखो, इस पूरे की जगह मैंने A और B पे कैपिटल डाला, बाकी सब वो का वही है, ये E है। अगेन यहां से स्टार्ट हो, घूम के वापस यहां जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E -6IR,
6i इंटू आर इक्वल टू 0, तो ई हो जाएगा 6ir। ये सेकेंड इक्वेशन। y1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दो, 6ir इज इक्वल टू 5ir, I से I कैंसिल, इट मींस r इक्वल टू 5r बाय 6। ठीक है, यानी इसका इक्वल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5r बाय 6। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में r की वैल्यू 1 है, इट इज 5 बाय 6, दिस इज इट। ठीक है, अक्रॉस ए एंड बी। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी में से एक बार पूरा थॉरोली रीड कर लेना। उन्होंने 6i की जगह 3i लिए, इतना समझता है, तो 3i से फिर यहाँ पे i/2 लेने पड़ेंगे, तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने 6i ले लिया। उस मतलब वो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फिक्स्ड है 5/6 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अपन बच्चों पेज 119 पे। लिखा व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन वो बैलेंस नहीं है, तो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व होगा। इसके साथ जो डीपीपी आएगी उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। किरचॉफ्स लॉ में एक्सपर्ट हो जाओगे। किरचॉफ्स लॉ का हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस है 110, 65। ये बच्चों 3.8 एग्जाम्पल है, पेज 119 पे एनसीईआरटी। अभी अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता ना, तब तो अपन क्या करते, ये हटाए थे, और ये हटाते अपन बड़े इजीली इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, ये दोनों से भी पैरेलल। नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, उसमें यही सब करेंगे अपन, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो अब ये 15 ओम रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर नहीं हटा सकते। इनफैक्ट गैल्वेनोमीटर की जगह मैं यहाँ पे बनाया था रेजिस्टेंस 15। तो इससे हमें किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना है। तो पहले तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट लॉ करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। यहां से आई करंट आई, सपोज, तो यहां सपोज कर लो I1, तो यहां हो जाएगी I माइनस I1। ठीक है, इधर जाएगी I2, है ना, इधर से I माइनस I1, इधर से I2, तो यहां जाएगी I1 माइनस I2। इधर जाएगी I माइनस I1 प्लस I2, इधर से I माइनस I1 प्लस I2, इधर से I1 माइनस I2, तो टोटल करंट जाएगी I। ठीक है, है ना। अब 3 अननोन्स है I, I1, I2। तो 3 इक्वेशंस चाहिए आपको, और इसमें बहुत सारे लूप्स हैं। देखो, एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है,
एक लूप ये है, एक लूप ये है ना, एक लूप ये है, बहुत सारे लूप्स, कोई से 3 है। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम तीनों ऊपर ही ऊपर ले लो, जैसे एक ये और एक ये और ये 1 2 एंड 3, ऐसा नहीं। एटलीस्ट एक लूप ऐसा होना चाहिए जिसमें बैटरी है ना, वरना फंस जाओगे। तो मैं कौन कौन से लूप ले रहा हूँ, एक तो 1, एक 2 और एक 3 ये वाला। ये 3 लूप्स ले, 1 2 3। फर्स्ट वन, यहां से स्टार्ट हो, उनके वापस ही तो -100 I1 यूं जा रहा हूं, जाके यूं ऐसे है ना, तो -100 I1 -15 I2 प्लस 60 into I minus I इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 कॉमन ले लो तो -20 I1 -3 I2 प्लस 12I minus 12 I1 equal to 0, तो -32 I1 minus 3 I2 plus 12I equal to 0। ये एक इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी, यहां से स्टार्ट करो वापस ही, तो -10 I minus I1, ठीक है। फिर यहां ऑपोजिट प्लस, तो +5 I minus I1 plus I2, तो यहां भी ऑपोजिट, तो +15 I2 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से 5 कॉमन ले लो, तो -2I plus 2I2 plus I minus I1 plus I2 plus 3I2 equal to 0। तो ये हो गया, इस ऑर्डर में किस ऑर्डर में लिखा, अच्छा सबसे पहले I1 वाला, तो -I1 plus 3 6 I2 minus I equal to 0। देख लेना चाहिए तो ये I1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, माइनस क्या आई, प्लस के 4I2, वो तुम देख लेना खुद है ना। ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, यहां से स्टार्ट हो, घूम के वापस आओ, तो +10 -60 I minus I1 -5 I minus I1 plus I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक बार और चेक कर लेते हैं, ये वाली -2I plus 2I1 plus I minus I1 plus I2 plus 3I2, तो I1 वाली टर्म्स प्लस I1 minus I plus 4I2, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन इसमें से 5 हटा दो, और 2 यहाँ लिख देते हैं -12 I minus I1 minus I minus I1 plus I, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32
3i1 माइनस 11i i2 की एक ही टर्म है, तो माइनस i2 माइनस 11 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन है ना। अब तीन इक्वेशंस हो गई अपने पास, i1 i2 i में। इन तीनों को सॉल्व करो, i1 i2 की वैल्यूज निकालो। कैसे सॉल्व करोगे देखो, मार्क कर देता हूं मैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में एक फिक्स मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज होगा, है ना। वैसे तो खैर एक इंडिविजुअल की स्किल्स है ये तो। किसी भी एक इक्वेशन में से, जैसे यहां से i की वैल्यू निकालो, i को उधर ले जाओ, i1 प्लस 4i2, ये इसमें और इसमें पुट करो, ठीक है। तो i एलिमिनेट हो जाएगा, i1 i2 में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व करो, i1 और i2 की वैल्यूज निकालो और इसमें पुट करके i की वैल्यू निकालो, ठीक है। वैसे सुनो, किसी भी एक इक्वेशन में तीनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट 1 जरूर मिल जाएगा, उसकी वहां से यहां से i1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो उठा के बाकी दोनों पुट कर दो। यहां से i2 की वैल्यू निकाल लो, बाकी दोनों पुट कर दो, है ना। तो अपन इजी करने के लिए पहले i की वैल्यू यहां से निकालो, इसको इधर ले जाके बाकी दो में पुट करो, i1 i2 में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व करके i1 i2 की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करके i की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन और पिछला जो इनकम्प्लीट छोड़े हैं, दोनों कंप्लीट करके मेरे को बताना है, ठीक है बच्चों। इसके संग जो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ उनको कंप्लीट करो किरचॉफ लॉज पे, तो किरचॉफ लॉज में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। बाय बच्चों।